ज़राअत के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज 14 अगस्त गुजरा, लोगों ने छुट्टियां मनाई, सेलिब्रेशंस भी की। ज़रार आपका कैसा गुजरा? हाँ, बस ख़त्म हो रहा है ना ज़रा देर। हाँ, हमारा तो ऐसे गुजरा कि मतलब 1.5 घंटा में लगा है ऑफिस पहुंचने में, ज़ाहिर है क्योंकि रोड जैम्ड है। अगर कोई आपको कह रहा है कि सही सर सेलिब्रेशन नहीं हुई तो उन्हें कहें कि यार थोड़ा सा घर के बाहर जाके देखें, या इधर तो या लंदन से ना देखें। हम लोग तो आते हैं समंदर के करीब से, समंदर के करीब पूरा से, कराची उस तरफ, पूरा कराची, और मतलब हमें ख्याल तकरीबन हर शहर में ही ऐसा ही चल रहा है। हाँ, और कुछ और ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी आज सुबह के जी वो बुर्जुल खलीफा ने पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया। पता नहीं लोग, अच्छा, हाँ पता नहीं लोग इसको इतना बड़ी बिग डील क्यों बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी अनफॉर्चुनेटली विजुअल उसका मेरे पास है नहीं, लेकिन किया है। और अगर नहीं भी किया होता तो क्या बड़ी बात है यार, आपका क्या जाता है। देखिए अब ये बताएं, ये ग्लास फिर आधा भरा हुआ है या आधा खाली है? ये तो अराउंड 3/5 भरा हुआ है, आधा नहीं मैं कह सकता। भरा हुआ है या खाली है? भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव अगेन। अच्छा, ऑल्सो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई आज कि अभी मैं देख रहा था, और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल शो से अभी 2 मिनट पहले देखी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, आपको पता है ना हर बंदा अपने वीडियोस डाल रहा है, 76 ईयर्स ऑफ दिस, 76 ईयर्स ऑफ दैट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने एक वीडियो डाला, अपनी ट्वीट की, और बड़ा मज़ेदार टाइटल है, बियॉन्ड जस्ट वन डे क्रिकेट। अच्छा, अब क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो वो वन डे क्या हो सकता है? कोई दिन याद आता है आपको? शायद वो 25 मार्च 1992 की बात हो रही है। तो बड़ा मज़ेदार है कि पूरे 1.5-4.5 मिनट में मेरा ख्याल वीडियो बनाया है, और उसमें कहीं आपको 92 की वर्ल्ड कप के टीम के कैप्टन की आपको शायद एक स्प्लिट सेकंड की लिए झटकी मिलेगी, आपको पॉज करके ना वो बड़ा वो फोरेंसिकली आपको थोड़ा सा स्लोली आगे करना। अब सबसे हम ट्रॉफी दिखा सकते हैं, ट्रॉफी किसने पकड़ी हुई है वो नहीं सनम। हाँ नहीं, और जो इंजमाम के पता नहीं पीछे को बंदा खड़ा हुआ है, पता नहीं कौन है वो। बाय द वे, कौन है वो? ये आपने अच्छा किया, आपने मेंशन किया कि आज जब मैं भी जरा बाहर देख रहा था रश, ये वो लोग एक्साइटेड, बहुत सारे पीटीआई के झंडे वहाँ पे मौजूद बिल्कुल थे। तो मनाने वालों ने अपने अंदाज से आपके घर के बाहर जब मैं आपको पिक करने आया था तो वहाँ पे भी लोग घूम रहे। बड़ी अच्छी बात है कि हम जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो झंडे देके पाकिस्तान का डे मनाएं। और क्योंकि हम अभी नए पाकिस्तान में, एक नए पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, तो एडवांस वर्जन में जा रहे हैं, तो खुशियां ज़ाहिर है कि मुल्क भर में मनाई जा रही हैं, इस्लामाबाद में भी मनाई जा रही हैं, लेकिन उनकी वजूहात कुछ और हैं। खुदा करके एक निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन नाम सामने आया तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था हमारे टीवी चैनल्स पे, और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे, और मैं बड़ा महसूस हो रहा था कि हमारा एक नेशनल कल्चर बन चुका है कि हम हर नए आने वाले को सलाम करते हैं और जाने वाले को जो है थप्पड़ मारे। सो वो एक्चुअली यूजुअली हमें देखने में आता है जब नए आर्मी चीफ आते हैं, और सब लोग कहते हैं कि जी क्या प्रोफेशनल सोल्जर हैं और ऐसे हैं। मैंने कभी कुछ पता नहीं चलता कि भाई इनके इरादे क्या है, आगे क्या करेंगे। अनप्रोफेशनल सोल्जर को कभी मैंने आते हुए कभी नहीं देखा। बिल्कुल, जैसे मैंने कभी किसी जूनियर सहाफ़ी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, या जूनियर तज्जिया ने कहा जो भी। हाँ, तो अब जो नए आए हैं हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो जो जुमले सुनने को मिले वो मुझे रिवायती और उस तरह के लगे, लेकिन बहरहाल अब वो हर एक की राय है। तो उसमें से एक तो ये था कि मैंने सुना कि मैंने कुछ वो नोट भी कर लिया। एक हमारे तज्जिया निगार ने कहा जी बड़ा अच्छा नाम है, दूसरे ने कहा बहुत ही मुनासिब नाम है, तीसरे ने कहा कि जी वो दानिश्वर हैं, एक ने बताया कि वो बहुत सारी ज़बानें बोलते हैं, और फिर बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें बार बार जिक्र था कि उनका ताल्लुक जो है वो एक मारूफ काकड़ कबीले से है। जी बिल्कुल। मैं सोचने लगा कि ये क्या कोई गैर मारूफ कबीले भी होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैंगल हैं, रईसानी हैं, अचकज़ई हैं, तो क्या वो गैर मारूफ हैं? लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बीफ अप करना था कि थोड़ा सा तो कुछ, अगर बंदा मारूफ नहीं है तो कबीला मारूफ कर दे। अभी मतलब कभी कभी कॉलम में आपको वर्ड काउंट की भी फिक्र करनी पड़ती है ना, तो जो चीज़ आप एक लफ्ज़ में कह सकते हैं, अगर उसमें आप 10 इस्तेमाल कर दें तो आसानी हो जाती है, थोड़ी आसानी पैदा हो जाती है, आसानी हो जाती है। लेकिन क्लासिक था, क्लासिक ये था कि जी बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा पसमानदा सूबा है। मतलब ये तो बहुत ही, और ये एक ने नहीं, ये बहुत सारे हमारे माशाल्लाह से जो दानिश्वर हैं उन सब ने आके जो है वो इस पे भी, हाँ, उन्होंने बात की, मैसेज एक ही जाता है। तो मेरे जहन में फिर फॉरवर्ड होता है। हाँ, मेरे जहन में ये आया कि देखें बलूचिस्तान हमारा सूबा जो है वो मादनियात से माला माल है। वहाँ पे क्या है, कॉपर माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, वहाँ से गैस था, वहाँ से कोयला निकलता है,
लेकिन अब वहाँ से हमारी सियासत में अनमोल हीरे भी निकल रहे हैं, और जो ढूंढने वाले हैं वो पता नहीं कहाँ से जाके उनको निकाल के लाते हैं, उनको तराशते हैं, बड़ा काम और फिर वो चमकते हैं हमारी सियासत में। तो जो जिन लोगों को अभी तक शायद नहीं पता कि हमारे निगरान सबको पता है वज़ीर आज़म कौन है, तो थोड़ा सा उसका जिक्र मैं करता चलूँ कि उनकी जो सियासी सफ़र है उसकी शुरुआत हुई थी नून लीग से, फिर वो काफ लीग में चले गए, फिर वो वापस नून लीग में आए, और उसके बाद वो वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में बलूचिस्तान के तर्जुमान थे जी। ये वो दौर है, मुझे अच्छी तरह याद है, जब जबरी गुमशुदगियों का बड़ा इशू था, मसकशुदा लाशें मिल रही थीं, और उस ज़माने में वो बड़ा ही रोबस्ट तरीके से आके गवर्नमेंट का या रियासत का बड़ा दिफा करते थे, जो उनका जॉब और था। बड़ा फ़ख्रिया वो कहते थे कि मैं बिल्कुल स्टेट नैरेटिव डिफेंड करना मेरा काम है, और वो ये करते रहे। 2018 में जो है उन्होंने पहले जो सेनेट के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, तो वो इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि उस वक्त बाप पार्टी का अभी आइडिया था लेकिन वो वजूद में नहीं आई थी, और फिर वो जैसे ही गवर्नमेंट आ गई वजूद में, तो वो बाप पार्टी के बड़े मौसर तर्जुमान थे, और सेनेट में किस तरह से दिफा करते थे जब भी ये बात होती थी कि हमारे यहाँ मिसिंग पर्सनस हैं, उन्हें बाजियाब होना चाहिए, उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से। तो ज़रा उसकी एक झलक देख लें कि वो कैसे उसका इतना रोबस्ट दिफा करते थे रियासती नैरेटिव का। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस कमेटी जो यूएन की है, वो तादाद जो बलूचिस्तान के हवाले से बता रहे हैं वो 50 है। नसरुल्लाह बलोच और मामा कदीर ने सूबाई हुकूमत और सूबाई वजीर दाखिला को जो नंबर दिए हैं वो 116 है। कहां है ये 5000 और 7000 अफराद? बताएं, हमें बताएं। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। इस तरह नहीं होता। जब आप उनसे पूछते हैं कि जनाब ये तरीकाकार है, तो कहते हैं जी खौफ से लोग नहीं देते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर आप पाकिस्तान की रियासत को मुजरिम गर्दानते हो, इस पे खौफ नहीं आता। पूरी दुनिया में खड़े होकर पाकिस्तान को ब्लेम करते हो, उस पे किसी को खौफ नहीं आता। खौफ नहीं है जनाब चेयरमैन, एजेंडा है, और उस एजेंडा के सामने हम सब रेजिस्ट करेंगे। तो जरा जैसे आपने देखा, अच्छा आपकी कभी इनसे मुलाकात है? हमारी बात कई बार हुई है, और कई बार काकड़ साहब हमारे शो में भी शामिल हुए हैं, स्पेशली जब वो तर्जुमान थे बलूचिस्तान गवर्नमेंट उन दिनों में, और उसके बाद भी। उसके बाद भी तो मेरी उनसे हैं कुछ मुलाकातें हैं चाय कॉफ़ी पे, और उनको बहुत शौक़ होता है कि हम बहस करें, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, और अच्छी नशिस्तें हमारी रही हैं, और उस वक्त भी वो हमेशा पैशन के साथ जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते आए हैं। तो लेकिन ये अब जैसे पहले बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान से बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियात पैदा हुई हैं नेशनल स्केल पे, और वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो हम देखते हैं अपनी स्क्रीन्स पे कि जैसे संजरानी साहब हैं, वो जब उनकी हुई इलेक्शन हुआ सेनेट में बहुत ही अजीब व गरीब हालात में, तो कहा गया कि जी के बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर होंगी। जब कासिम सूरी साहब जो हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में क्वेटा से स्टे ऑर्डर पे चल रहे थे एज ए डिप्टी स्पीकर पिछली गवर्नमेंट में, तो वो भी बलूचिस्तान के हुकूक कहा गया कि जी उससे बड़ी नुमाइंदगी होगी। सरफराज बुगटी साहब हैं, कुदूस बजंजो साहब जो है, मतलब व्हाट अ नॉवेल्टी। सो अब काकर साहब जो है वो उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि हमने बलूचिस्तान ने हमें नेशनल लेवल पे कौन कौन से लीडर्स दिए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने तो नेगेटिव बात नहीं की है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि जी बहुत ही अच्छी तैनाती है। लेकिन अख्तर मैंगल साहब, साबिक वज़ीर आला, उन्होंने कल हमारे डॉन के प्रोग्राम नादिया नकी के प्रोग्राम में उन्होंने थोड़ी सी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए, सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे थे। ये कहना कि इस तरह के लोगों को वज़ीर आज़म बनाना या किसी अहम ओहदे पर लाना बलूचिस्तान की एहसास से महरूमी ख़त्म की जाएगी, नहीं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की एहसास से महरूमी को बढ़ाने के लिए, उसमें मज़ीद वसत लाने के लिए इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयर टेकर एंड अंडरटेकर। केयर टेकर वो होता है जो किसी चीज का ख्याल रखे और बाहिफाजत उसको उसके मालिक के हवाले कर दे। बिल्कुल सही। लेकिन अंडरटेकर जो होता है वो होता है गोरखन। तो इस तरह ना हो कि आप ऐसे के अंडरटेकर को ले आए जो जमहूरियत की और हमारी सियासी कबर बना ले। तो
केयरटेकर और अंडरटेकर? अंडरटेकर का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अंडरटेकिंग अभी है आपके सामने वो एक बहुत बड़ी है। आई मीन अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि 8वीं निगरान हुकूमत आई है और अभी ज़ाहिर है कि बाकियों का हमें नहीं पता। और इतना हम क्यों फोकस करते हैं, हम क्या पागल हैं कि हम निगरान हुकूमत के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? वो इसलिए है क्योंकि ये जो निगरान हुकूमत है हमारी बड़ी आई हैं यहाँ। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे 1990 में, आखिरी जो थे वो थे जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखें नाम भी हमें नाम नहीं अक्सर याद, क्योंकि वो 3 महीने के लिए आए थे वो सारे। बीच में भी बहुत थे। ये वाला नाम आपको शायद याद रहेगा। ये वाला नाम याद रहेगा क्योंकि ये जो निगरान हुकूमत है ये ज़रा नहीं काफ़ी हटके है, और वो इसलिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्लाह भला करे 90 दिन भी 3 महीने भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है। ये हमें गारंटी नहीं है क्योंकि इस बार अगेन द मोस्ट एम्पावर्ड एवर इंटरिम सेटअप हैं आपके, और जाहिर है कि इस तरह के एम्पावर्ड सेटअप के जो वजीर आजम है, निगरान हो या जो भी हो, वो भी इक्वली एम्पावर्ड हैं इस दफ़ा। मतलब रवायती तौर पर क्या होता है, जो डे टू डे होता है और आपका काम होता है कि आपने यहाँ 3 महीने सिर्फ सीट गर्म रखनी है, घर चलता रहे, दुकान चलती रहे, राइट, आपने कोई बहुत बड़े काम नहीं करने और आपने इलेक्शन करवानी है। हियर वी हैव अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, और मुझे तो लगता है कि दोनों ऑप्शंस की तैयारियां की हुई है, राइट। 3 महीने चलता है, अगर चीज़ें चलती गई बिस्मिल्लाह, आपने इलेक्शन करवा ली, लेकिन अगर नहीं चली, वट एवर रीज़न, आपके पॉलिटिकल मकासद हासिल नहीं हुए, आपके इकोनॉमिक गोल्स हिट नहीं हुए, या आप देख नहीं रहे कि हम इस सिमत में जा रहे हैं, हम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो फिर लंबी भी खिंच सकती है। मज़े की बात यह है कि पार्लियामेंट ने खुद ये इख्तियार प्लेट में रख के दिया, और अभी तक मुस्कुराते हुए शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, आगे हम जा रहे हैं। लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, खास करके पीपल्स पार्टी में सख्त बेचैनी है, होनी चाहिए, और अभी वो खुलकर भी कुछ बात नहीं कह सकते क्योंकि दे आर होपिंग कि हमने जो कुछ सरेंडर किया है उसका हमें कोई उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अभी देखें, सिंध के केयरटेकर सीएम का मसला अटका हुआ है, वो आज रात तक डिसाइड होना है। बलूचिस्तान का, ये जब 2 नाम आ जाएंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई शक की गुंजाइश या उम्मीदें कोई वाबस्ता रहती हैं, तो वो भी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ले जाया जा रहा है। तो इस पर हम फिर आगे भी बात करेंगे, वही तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना जी। यहाँ पे ले ब्रेक और वापस आते हैं तो एक अहम खबर है जो सखर से आई पिछले चंद रोज़ में, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त करना कोई बच्चों का खेल नहीं, सेंसरशिप होती है, धमकियाँ मिलती हैं, ख़तरात होते हैं, और हमने देखा है माजी में कि सहाफ़ियों की जान भी चली जाती है। गुज़श्ता रात को सखर में एक वाक़या हुआ है जिसमें काविश टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को घात लगाकर हमला किया गया। वो KTN के दफ्तर से निकल के अपने घर जा रहे थे जब हमला आवरों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। बाद में उन्हें हस्पताल ले जाया गया और उन्होंने फिर दम तोड़ दिया। यहाँ की सहाफ़ी बरादरी में सख्त गम गुस्सा है। कराची से, हैदराबाद से सहाफ़ी आज सखर में जमा थे। सखर के करीब ही चक का इलाका है शिकारपुर में, जहाँ पर आज उनकी तदफीन हुई, नमाज जनाजा हुई। पुलिस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं क्योंकि इस कत्ल के बहुत ही जल्द, चंद घंटों के अंदर ही सखर के SSP ने एक बयान में कहा कि ये जो है ज़ाती उनका मामला था, ये उसका नतीजा है। हालांकि अभी ना इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना कुछ हुई थी, तो सहाफ़ियों में काफ़ी गम गुस्सा है। आज जब उनकी तदफीन हो रही थी तो वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हैं निसार खोखर, वो वहाँ मौजूद थे। इस वक्त वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर, ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी सहाफ़ी को इस तरह से मर्डर किया गया हो, लेकिन आप जान मोहम्मद को ख़ुद भी जानते थे, थोड़ा सा बताएं पस मंज़र उनका अपना भी और इस वाक़े का भी। जी शाज़ेब, यहाँ पे बहुत ही गमो गुस्सा है, और गमो गुस्सा इस वजह से भी है कि सहाफ़ी जो हैं वो आए दिन निशाने पे रहते हैं, और लोगों की जो तनकीद है वो तो अलग बात है, लेकिन हमला करके किसी की जान लेना, ये सखर शहर में हुआ है वाक़या। जान मोहम्मद महर गुज़श्ता 2 दहाइयों से सखर शहर में ही काम करते थे, और बेशतर जो TV चैनल्स हैं वो आते रहते थे उन पे।
कावश KTN से ही वाबस्ता थे। उनका दफ्तर था और वहाँ पे एक्टिव जो जर्नलिज्म है वो किया करते थे। पर्टिकुलरली उनका जो क्राइम रिपोर्टिंग है वो बहुत ही शानदार एक कैरियर है उनका। कई लोग, क्योंकि आपको पता है कि अ पर्सन जो है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की एक ज़रख़ेज़ ज़मीन बनी हुई है, बड़ा सा एक सनत बनी हुई है, वो वहाँ पे काम करते थे। और इस तरह की सहाफ़त कम से कम करना जो है वो खतरों से खेलने के बराबर है। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को कई मरतबा धमकियाँ भी मिली और कई जो माफियाज हैं, क्रिमिनल माफियाज, वो भी उनके पीछे ही थी। उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन वो अपने साथ किसी भी जो गार्ड है या मुसल्लह जो अफराद हैं उनको लेके नहीं घूमते थे। वो तनहा ही घूमते थे। तनहा घूमते ही वो कल हस्बे मामूल 9 बजे अपने दफ्तर से घर जा रहे थे कि घात लगाकर उनको कत्ल किया गया। सक्खर पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सक्खर में ही बीचों बीच जो शहर है जो वहाँ पे हमला किया गया और पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार करने या किसी नतीजे पे पहुंचने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से सहाफियों की जानिब से कल सक्खर SSP के सामने जो है एहतजाज की कॉल भी दी गई है। आज बहुत सारे लोग हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास और दीगर शहरों से, सिंध के शहरों से वहाँ छोटे से गांव चकशहर पहुंचे हुए थे। वहाँ पे जान मोहम्मद की ताज़ियत के लिए उनके वर्षा के साथ उनको पुरस्कार देने के लिए पहुंचे हुए थे। बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं, इंक्लूडिंग खुर्शीद शाह और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। जी खोखर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आज हम जान मोहम्मद महर साहब की बात कर रहे हैं। और भी बहुत नाम है इस फहरिस्त में। पिछले साल इश्तियाक सुधारो, उनको गोली मारी गई खैरपुर में, वो कत्ल हो गए, उनकी जान चली गई। 2021 की अगर हम बात करें तो अजय लालवानी साहब, उनको नाई की दुकान, सक्खर में नाई की दुकान पर उनको भी गोलियों से छल्ली कर दिया गया। उनसे पहले 2020 में अगर हम जाएं तो जुल्फ़िकार अली मंदरानी डेली कोशिश के साथ जैकोबाबाद में कत्ल किया गया। और जाहिर है इसके साथ फिर हमने जिक्र करना होगा अजीज़ मेमन साहब का भी, जिनको फरवरी 2020 में कत्ल किया गया और वो भी, उनका भी कविश के साथ ताल्लुक़ था और KTN न्यूज़ के साथ। ये जो मैंने अभी 4 नाम लिए हैं और यकीनन इसमें और बहुत नाम हैं जो मैं अभी नहीं ले सकता। आपके इल्म में कुछ है कि इन केसेस का बना क्या? जी जरा साहब, बात यह है कि 2 नाम मैं भी इंक्लूड अगर कर लूं, एक शिकारपुर के अमीर बख्श बिरोही थे और कंदकोट के शाहिद सुमरू, वो भी KTN से ही वाबस्ता थे। उनका अभी तक कोई केस जो रिजॉल्व करें इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, अजीज मेमन का ये है कि उनका DNA वगैरह प्रॉपरली कराया गया सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के तहत। अभी जो IG हैं वो एडिशनल IG कराची थे, तो उन्होंने उस टीम की सरबराही की थी और अजीज मेमन के वाक़े की तफसीलात बताई थी कि फला फला जो है इसमें मुलविस हैं, लेकिन उनको सजा का हाल जो है और केस की जो पैरवी है वो किसी सहाफती तंजीम या खुद उनके इदारों की तरफ से बदकिस्मती से नहीं की गई, जिसकी वजह से वो केस जो है वो ताहाल हल या जो हतमी नतीजा है वहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं खोखर साहब कि अगर सूबा सिंध की बात करें हम, और अभी जाहिर है कि ये सूबा सिंध में कत्ल हुआ है, कानून साजी तो बहुत आला होती है, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, ये वो, और यहाँ पर मतलब तंजीमें अप्रिशिएट भी करती हैं और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि तवातुर के साथ 1 by 1 वर्किंग जर्नलिस्ट के कत्ल भी होते हैं। तो आपने अभी जिक्र किया कि जाहिर है वहाँ पर पॉलिटिकल नोटेबल्स भी आए, लोकल जो होते हैं इन्फ्लुएंशियल्स वो भी आए। जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो क्या वही रवायती जवाब मिलता है? क्या जवाब देते हैं वो? इस तरह का मतलब माहौल जब होता है वो रवायती, वो खुद सियासती चमकाने आते हैं। मेरी तो मतलब मुशाहिदा यही है। मैं शायद सुमरों की जनाजे में भी रहा हूँ, अमीर बख्श बिरोही मेरे कुलीग थे उनके, और दीगर तो अजय लालवानी, तो हर वक्त जो भी सियासतदान आता है वो ये कहता है कि जी सख्त सजा दी जाए जो भी मुलविस मुलजमान हैं, या इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके जो प्रेस बयान में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, आईनी हाथों के साथ। हाँ, ये
उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, इस तरह क्या होता तो है, लेकिन यकीनी कौन बनाएगा ये एक सवाल है। यकीनी बनाने के लिए मतलब सहाफ़ी का काम आपको पता है कि इस तरह का है कि वो एक पुलिस वैन अपने साथ तो नहीं ले जा सकता कि मैं जी एक ज़राए से मिलने जा रहा हूँ, मुझे 2 सिपाही दे दें, इस तरह का काम तो नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद प्रोटेक्शन के नाम पे कई कानून साजियां हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरी जो तंजीमें हैं और जगह जगह पे आप देखेंगे कि सहाफ़ी रहनुमा हैं, वो क्या कर रहे हैं, सवालात तो ये भी उठ रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपरली ये चीजें क्यों नहीं की कि उनके कोई एक बिल्कुल इस तरह का कोई मॉडल केस पेश करें कि अजय लालवानी का केस हमने सॉल्व करा लिया था और वो उसका ये नतीजा निकला था। इस तरह की कोई चीज ताहाल नहीं हुई है। मतलब कि इससे बेहतर बंदा टेप रिकॉर्डर ही चला दे पुराने बयानात के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें ये हम बड़े शहरों से बाहर जब ये वाक़यात होते हैं तो उनको कवरेज भी नहीं मिलती है। ATN कोई छोटा चैनल नहीं है, इट हैज़ अ ह्यूज व्यूइंग जी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि ये जिक्र कहीं पे हुआ नहीं है। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जी पुलिस इसको सीरियसली देखे। अब तो टेक्नोलॉजी है, जियो फेंसिंग है, क्या क्या नहीं है उनके पास। अगर बीच शहर में इस तरह की हुई है वारदात तो दे हैव टू मेक एवरी एफर्ट टू कैच द कल्प्रिट्स। और ये भी हमारी वही टिपिकल बयान है ना, हम भी यही कह सकते हैं। दिस इज़ ऑल वी कैन होप फॉर। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो थोड़ा सा बात करेंगे मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना पर एक वेब सीरीज़ बन रही है, उनके फिल्म मेकर हैं, उनसे प्रोग्राम में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लेनिन साहब ने एक वक्त कहा था कि कुछ दिहाइयाँ होती हैं जिसमें दिहाइयाँ गुजर जाती हैं और कुछ नहीं होता, और कुछ हफ्ते ऐसे गुजरते हैं जिसमें दिहाइयाँ गुजर जाती हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि 1947 से लेके आज तक वही दिहाइयों वाले हफ्ते ही गुजर रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हुआ है इस मुल्क में। धमा चौकड़ी इतने लोग आए हैं, इतने लोग गए हैं कि अगर वैसे तो देखा जाए तो कोई 50 फिल्में और कोई मेरा ख्याल है कि 100 के करीब टीवी शोज तो बन सकते हैं अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की तारीख पर बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप सर्च करने लगे कि यार पाकिस्तान की जो मेजर, और मैं मतलब अभी मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, मेजर जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स रहे हैं, आए हैं, गए हैं, उनके ऊपर कितनी फिल्में बनी हैं और कितनी टेलीफिल्म्स बनी है, वेब सीरीज़ बनी है, जो भी तो ना होने के बराबर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पर एक फिल्म बनी थी जो जमील देहलवी साहब ने की हिदायत थी, और उसमें क्रिस्टोफर ली ने जिन्ना साहब का किरदार अपनाया था, तो अभी तक इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। हमारी तरफ से एज सच इस तरह का कोई एफर्ट नहीं बना। अच्छा, समझ में भी आता है क्योंकि यहाँ पर जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो इतनी बार दोबारा लिखी गई है, फिर इरेज की गई है, उसके ऊपर ब्लैंको लगाया गया है और फिर नई बनाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर हिस्ट्री इज़ अ डीपली पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो जो भी इसको हाथ लगाए वो थोड़ा सा सोच समझ के करना होता है। और आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि इसकी पीछे रिसर्च और व्यूज़ कैसे एक्यूमुलेट किए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे अभी ब्रेक से पहले शाहज़ेब हमें बता रहे थे कि एक अच्छी खबर आई है कि फातिमा जिन्ना साहिबा पर एक वेब सीरीज़ बन रही है। उसका टाइटल है फातिमा जिन्ना सिस्टर रेवोल्यूशनिस्ट स्टेट्स वुमन। तो ये 3 वॉल्यूम्स में, मैं हिस्से नहीं कहूँगा लेकिन 3 वॉल्यूम्स में है। सीजन्स आप कह सकते हैं, आई सपोज सीजन्स आप कह सकते हैं, और इनकी एक मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। और इनके जो फिल्म मेकर हैं, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कास्ट भी काफ़ी स्टार स्टडेड है। इसमें आपके पास आमना इलियास भी हैं, कुबरा खान हैं, साद कुरैशी, महात्मा गांधी का किरदार सदमत खुसत साहब कर रहे हैं बिल्कुल, और उस्मान मुख्तार इज प्लेइंग अल्लामा इकबाल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और इनके जो हिदायतकार हैं इस वेब सीरीज़ के, दानियाल अफजल साहब, वो अभी हमारे पास मौजूद है। दानियाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, होपिंग फॉर योर सक्सेस। तो पहले तो आप बताएं कि फातिमा जिन्ना पर क्यों फोकस किया, मतलब उनकी कैरेक्टर के बारे में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपील कर रही थी? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना काबिल समझा टू ब्रिंग मी ऑन योर शो। फातिमा जिन्ना का वो कैरेक्टर जो मुझे
एक कह लें इस चीज मेरे when I was back in college in the US, I was the only Pakistani अपने स्कूल में. एंड उस टाइम पे आई वाज स्टडीइंग रेट्रिक एंड मीडिया स्टडीज. उस टाइम पे काफ़ी मुझे वेस्टर्न सिविलाइजेशन पढ़नी पड़ी थी. तो उसी दौरान आई वाज जस्ट वांटेड टू एट दैट पॉइंट, यू नो, इट्स एन अर्ज कि आप बताओ कि भाई आप लोग की व्हाट्स like what you can present forward in terms of your civilization, in terms of Eastern civilization. And being the only Pakistani, I've had very few कहने ना एक handful. ईस्टर्न सिविलाइजेशन की हम बात करें दानियाल साहब, अगर मेहरबानी करके ज्यादा उर्दू में बात कर ले, लोगों को भी ज्यादा समझ आएगी. जी जी मशरकी तहजीब, मशरकी तहजीब. जी जी. तो वो हम जब एक कहते हैं ना ईस्टर्न सिविलाइजेशन पे मैं एक चीज आगे रखना चाह रहा था अपने कॉलेज में, और उस दौरान मैंने 2-3 अपने स्क्रिप्ट्स लिखे थे, जिनमें एक फातिमा जनाह वाज एक उनमें से एक स्क्रिप्ट था जो मैंने बनाया था. और फिर 2021 में मैंने एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मेरे साथ मिलकर एक और डिजिटल एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हम वो बनाया था. तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं थोड़े बहुत आगे, यू नो, आई वांट टू पुट इन आगे थोड़े बहुत पैसे टू बिल्ड दिस स्टोरी फॉरवर्ड विद फातिमा जनाह. अब आपने बात की कि फातिमा जनाह इतना कैरेक्टर मुझे वो इतना वो इम्प्रेस किस तरह किया गया था. फातिमा जनाह वैसा कैरेक्टर है जिससे आप अगर उसे आप इतना, तो खैर हमारे मुल्क में उनके बारे में इतना मौजूद नहीं है इन टर्म्स ऑफ उन पे रिसर्च भी अगर कर लिया जाए, बहुत कम लिखा गया उन पे, सिर्फ एज अ बहन ही उन्हें आगे प्रेजेंट किया गया जब भी उन्हें प्रेजेंट किया गया. तो इस पे वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और ये रिसर्च जो थी इसमें अ लॉट ऑफ लाइक बुक्स वर इन्वॉल्व्ड, थोड़ी बहुत आर्टिकल्स वर इन्वॉल्व्ड टू बिल्ड द कैरेक्टर. और उन्हें सिर्फ एक बहन की तरह हम लोग नहीं देखना चाह रहे थे, उन्हें हम एज अ वो कहना कि उनका इन्फ्लुएंस जनाह साहब के ऊपर कैसा था, क्योंकि अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएं तो उनका काफी नेगेटिव वो एक इमेज बना हुआ है इंडिया में अगर देखा जाए इस. और हमारे पाकिस्तान में उन्हें इतना पढ़ा भी नहीं जाता, ना उन्हें हमारी पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में इतना पढ़ा जाता. अगर उन्हें ज्यादा ही हम लोग इफ वी डिग टू मच इनटू पाकिस्तान स्टडीज की किताब, तो ज्यादा हमें ये पता चल जाएगा जी वो जनाह साहब की एक बहन थी, वो जनाह साहब के साथ खड़ी रही, आखिरी दम तक खड़ी रही, एंड दैट्स अबाउट. व्हेन देयर इज, अगर देखा जाए बहुत ज्यादा है फातिमा जनाह के बारे में. तो फातिमा जनाह, जैसे आपने कहा कि फातिमा जनाह जब अयूब खान के सामने खड़ी हुई हैं तो उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया गया, गद्दार करार दिया गया, इंडिया का एजेंट कहा गया. अच्छा, इसीलिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि बाय द टाइम हम स्कूल में पहुंचे तो कोई जिक्र ही नहीं था उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में. वो एक ऐसी स्टैचू है ना जिनको आप शेल्फ के ऊपर रख देते हैं और दूर से देखो, सामने बुलेट प्रूफ ग्लास है, छूने की कोशिश ना करें. तो ये जो ज़रार का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे यहाँ तो हमने कभी भी अपने, चाहे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, मदर्स हैं, या जो हमारे लीडर्स गुजरे हैं, हमने कभी उनकी लाइफ को देखा ही नहीं, क्योंकि हमें इजाज़त ही नहीं थी ना देखने की. तो आपने जब ये सारी रिसर्च की, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज? अच्छा, डिफिकल्टी से पहले शाहज़ मैं यहाँ पे एक चीज जरूर एक मेंशन करना चाहूंगा, और हमारे यहाँ पे ना एक जो सूडो लिबरलिज्म की एक जो स्ट्रीक आजकल चल पड़ी है बहुत ज्यादा, जिसमें हम लोग ना वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, मतलब अपनी लीडरशिप पे भी क्वेश्चन देम अ लॉट. तो आप बात करें जिस पे फातिमा जनाह के ऊपर भी नहीं, जनाह साहब के ऊपर मैं काफी ऐसी तकरीबों में वगैरह बैठा हुआ करता था, जिसमें लाइक आजकल लोग बड़े इस चीज को बड़ा वो समझते हैं कि भी जनाह साहब के ऊपर ना होना चाहिए, मतलब क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर इन टर्म्स ऑफ आवर लीडरशिप एंड हैज ऑलवेज बीन देयर, लेकिन ओवर्टली क्रिटिसाइज करना उन्हें, ये तो एक ना हमारा एक तकिया कलाम भी बन चुका है हमारी सोसाइटी का. नाउ कमिंग बैक टू फातिमा जनाह. ना फातिमा जनाह पे इतना आपसे ही बात कह रहा हूँ, खासतौर पे सिर्फ अयूब खान की तरफ के नजरिए से नहीं, जब अगर आप 65 वाला ये वाला सारा एरा आप पढ़ेंगे तो काफी आपकी सिविलियन आपकी लीडरशिप भी जो थी वो फातिमा जनाह के काफी खिलाफ थी एट द स्टार्ट. और फिर जब उन्हें एक अयूब खान जैसा एक फिगर मिला था, हु वाज मोर ऑफ आप कह लेना एक अनबीटेबल फिगर, देन दैट वो जो आपकी सिविल लीडरशिप थी, देन दे जस्ट रैन टुवर्ड्स फातिमा जनाह, और पहले उनके खिलाफ थी, और जाके फिर एक 70 ईयर ओल्ड खातून को आप जाके फिर कह रहे हो आपका मुल्क बना, आपके भाई ने मुल्क बनाया और वो आप मुल्क अब तबाह हो रहा है एक इस लीडरशिप की वजह से. So she was manipulated a lot to a certain extent. Again, that's just like the research that I have यहाँ पे. लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है. अभी 65 से बहुत पीछे अगर आ जाएं, जब फातिमा जनाह कॉन्वेंट में थी, जब फातिमा जनाह was very young when she lost. Sorry, दानियाल, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, आपको बाकी माजरत. We'll take a break, we'll be right back.
हम बात कर रहे हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सियासत के बारे में। दानियाल अफजल हमारे साथ हैं जो एक वेब सीरीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 3 पार्ट का होगा, इसके सीजन्स होंगे। ये अगले साल मंजर आम पे आएगी, अभी इस पे काम हो रहा है। तो दानियाल, आप बता रहे थे कि जब आपने ज़ाहिर के रिसर्च की है इस पर, तो जो पार्टीशन वाला टाइम है और उस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से, तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि वो रिसर्च और कैसे आप उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो जैसे मैंने पहले बात आपसे की ना शाहजेब, कि देयर ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है नहीं फ़ातिमा जिन्ना, तो वो रिसर्च करने पे बहुत ज़्यादा हम लोग को भाग दौड़ करनी पड़ी थी। अभी फिलहाल फ़ातिमा जिन्ना पे टोटल एक किताब मौजूद है, वो है रज़ा पीर भाई, दैट इज कॉल्ड द मदर ऑफ द नेशन, जो प्योरली फ़ातिमा जिन्ना पे। स्टैनली वुलफर्ड भी आप पढ़ लेंगे जिन्ना साहब पे, तो उसमें फ़ातिमा जिन्ना का पर्सपेक्टिव है तो सही, 47 का पर्सपेक्टिव है तो सही, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं है उनकी नजरिए से। तो जितना हम लोगों ने इसे रज़ा पीर भाई की किताब से या जो कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए, खास तौर पे उस वक्त जैसे सिर्फ फ़ातिमा जिन्ना के साथ साथ और भी बहुत बड़ी खवातीन हुआ करती थी जो 47 के जो ये पूरी पार्टीशन, ये पूरी लड़ाई में बहुत ज्यादा आगे थी, जिसमें एक सरोजिनी नायडू का बहुत बड़ा एक किरदार है 47 में, जो एक वाहिद हिंदू थी जो फ़ातिमा जिन्ना और जिन्ना साहब के साथ अकेली खड़ी रही थी एंड टाइम तक। उस टाइम पे भी जब जिन्ना साहब ने उन्हें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, बाद में ऑस्ट्रेसाइज भी हो गए। और साथ ही साथ फिर एक हुमायूं व्यारा वाला एक खातून थी, उनके पर्सपेक्टिव से भी आप बहुत ज्यादा फ़ातिमा जिन्ना को जानते हो, उनके थ्रू, उनके रिसर्च से भी, क्योंकि इतनी रिसर्च अवेलेबल हमारे पास यहाँ पे नहीं थी। इस वजह से काफी हद तक हम लोग को दूसरी वेमेन लीडरशिप के थ्रू भी फ़ातिमा जिन्ना की जो पूरा स्क्रिप्ट है, हमें पूरे जो उनका एक वो जो हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट साइकिल बनती है, वो उस तरह करके हमें डेवलप है। अच्छा दानियाल, एक और सवाल है, क्योंकि अब जाहिर है कि इसमें आप तारीख के मुख्तलिफ आप डेकेड्स दिखा रहे हैं ना, इनफैक्ट पूरी एवोल्यूशन है। और एक चीज़ जो मैंने देखी है, और मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे पता नहीं कीड़ा है मुझे थोड़ा सा, कि हिस्टोरिकल में ऑथेंटिसिटी भी बड़ी ज़रूरी होती है। मतलब वहाँ का आर्किटेक्चर, जो लिबास, जो पूरी जो सेट डिज़ाइनिंग होती है, इस पर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ ना कि कभी कभी होती हिस्टोरिकल मूवी है लेकिन बीच में कोई एक वो मॉडर्न चीज़ आ जाती है, तो इसको कैसे टैकल किया आपने? जी, वो जैसे अभी आपने जरूर देखा हो क्राउन, जो भी वो आ रहा है बड़ा फेमस आपका सीजन ही चल नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें विकिपीडिया पे स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज पे वो पूरा एक आर्टिकल लिखा जाता है उस पे कि ये हुआ। अब यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत लकी था इस लिहाज से, क्योंकि मेरे पास एनसीए के 2 प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद थे इन टर्म्स ऑफ आपका जो आर्ट हिस्ट्री है, आर्ट डायरेक्शन और आपका जो सेट डिजाइन। तो जो छोटा सा कपड़ा भी जो हम लोग बना रहे हुआ करते थे ना, या कॉलर भी जो होता था, उस पे भी इतना ज्यादा ध्यान हुआ करता था कि ये उस टाइम पे इस कॉलर की फिनिशिंग क्या होगी, या उस टाइम पे ये वाला सेट होगा या नहीं होगा। तो काफी देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम लर्नेड पीपल, आप कह लें, जो हम लोग को इंजेक्ट करनी पड़ी यहाँ पे। तो आप देखेंगे इट्स क्वाइट लेजिट, और जितनी हमने कोशिश की है उसमें फिर भी भंड कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, लेकिन हमेशा लेकिन इट्स एन अंडरटेकिंग। लेकिन पीरियड ड्रामास और फिल्म्स जो है, पीरियड फिल्म्स बहुत बड़ी अंडरटेकिंग होती है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। दानियाल साहब, आपने कहा था कि मैं अगले साल आएगी, और काफी मैं देख रहा था अभी भारत में भी बहुत इंटरेस्ट है इस पे। भारत में ऑलरेडी बीबीसी की भी बात आपसे हो रही थी, तो क्या खतरनाक कोई सवाल पूछे आपसे इन लोगों ने? जी, बीबीसी और वो प्रिंट खतरनाक तो नहीं, वैसे एक कैरेक्टर था, वो कश्मीरी कैरेक्टर था श्रीनगर का, जो फ़ातिमा जिन्ना के बड़े क्लोज था। तो वो कहीं इंडिया में उन्हें वो दे केम टू नो अबाउट द कैरेक्टर, वो हमारी उस सीरीज में भी है जिसका नाम है जोसेफ मसीह। तो वो उस पे वो इंडिया, क्योंकि कश्मीरी है तो ऊपर से श्रीनगर से है, एंड वेरी क्लोज टू फ़ातिमा जिन्ना, और फिर बॉम्बे क्रॉनिकल की लिखा भी करता था वो, तो और लैट एक्ट में भी फंस गया था। तो वो उस पे वो काफी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने काफी उसे क्रिटिकली मैनूवर करने की कोशिश की थी, लेकिन I was able to defend my stance. Good. ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। दानियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अभी तो काफी काम होना है। तो मुझे बहुत पसंद है सीरीज, मतलब सीरियसली अगर आप मुझे मतलब पूछे ना कि आपको कौन सा जॉनरा पसंद है, मैं मतलब 24 घंटे हिस्टोरिकल सीरीज ही देखता हूं। फ्लैगस्टाफ हाउस, जी बिल्कुल, वहाँ पे ऊपर आप जाएं तो आपको वो कमरा दिखाता है ना, वो बंदा जो वहाँ का चौकीदार है, कहता है कि जी अच्छा, वो कहता है कि मैंने सर्व किया था उनको चाय नाश्ता, वो इतना पुराना बंदा है, झूना है।
नहीं पता है, एक तरह से हम खुशकिस्मत भी हैं और मैं चाहूँगा कि मतलब आजकल बहुत जो नौजवान हैं जो कराची में भी रहते हैं वो कभी मोहट्टा पैलेस शायद नहीं जाते। जब हम लोग जवान थे ना तो आप मोहट्टा पैलेस जा ही नहीं सकते थे, वहाँ पे मतलब एक रुइन था, वो वीरान था, हवेली की तरह का जगह थी। बल्कि अगर आप 50-100 रुपए दे देते गार्ड्स को तो वो कभी कभी आपको अंदर दाखिल होते, लेकिन वहाँ पे आपके हाथ कांपने लगते क्योंकि रात का वक्त होता था और कोई लाइट नहीं थी। और वहाँ पे आपने भी वो गाड़ियाँ देखी हैं सर जो वहाँ पे होती थी। अच्छा, उन गाड़ियों की भी एक अलग कहानी है, वो बड़ी मजेदार कहानी है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जिस तरह वो फातिमा जना साहिबा की गाड़ियाँ पहले तो बिल्कुल ही खत्म, तबाह बर्बाद हुई और फिर जितनी प्यार मोहब्बत से उनको रिस्टोर किया गया ना, टाइम होता तो मैं उसके भी विजुअल्स आपको दिखाता। चलें, शायद अगर कल मौका मिला तो चलें, ठीक है। तो बस आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।